Hello students, welcome to online classes. Today we are going to start the fourth chapter of our first book, First Flight. Its title is From the Diary of Annie Frank. Annie Frank. You can see the picture of Annie Frank here. She was a young girl. Before you read, Annalise Mary Annie Frank, 12th June 1929, February March 1945. तो यहाँ क्लियर है कि उसका पूरा नाम जो है एनालिस मैरी एनी फ्रैंक था। 12 जून 1929 को जन्म हुआ, फरवरी या फिर मार्च के अंदर 1945 में डेथ हो गई। वो जर्मन लड़की थी, बॉर्न ज्यूइश गर्ल, जर्मन बॉर्न यानी कि जर्मनी में उसका जन्म हुआ। ज्यूइश गर्ल यहूदी लड़की थी। हु रोट वाइल in hiding with her family and 4 friends in Amsterdam during the German occupation of the Netherlands in World War II. उसने कुछ लिखा अपने परिवार के साथ थी वो और उसके 4 दोस्त थे एम्स्टर्डम के अंदर जब वो इसके दौरान ड्यूरिंग द जर्मन ऑक्यूपेशन, जर्मनी ने जब नीदरलैंड पर अपना कब्जा कर लिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। Her family had moved to Amsterdam after the Nazis gained power in Germany but were trapped when the Nazi occupation extended into the Netherlands. उसका परिवार जो है एम्स्टर्डम चला गया जब नाजियों का आधिपत्य हो गया किस पर, जर्मनी पर, और वहाँ भी वो पकड़े गए। बट वर ट्रैप्ड व्हेन द नाजी ऑक्यूपेशन एक्सटेंडेड इनटू द नीदरलैंड्स, नीदरलैंड्स तक नाजियों ने कब्जा कर लिया। एज persecutions against the Jewish population increased, तो उन्होंने अत्याचार किया ज्यूइश पॉपुलेशन यानी ज्यूइश लोगों पर, नाजी लोगों ने। द फैमिली वेंट इनटू हाइडिंग इन जुलाई 1942 इन हिडन रूम्स इन हर फादर ओटो फ्रैंक्स ऑफिस बिल्डिंग। अब यहाँ पे उसका परिवार जुलाई 1942 के अंदर अपने पिता के ऑफिस बिल्डिंग में चले जाते हैं। वो उसका पूरा परिवार छुप जाते हैं वहाँ जाकर के। After 2 years in hiding, the group was betrayed and transported to the concentration camp system where Annie died. अब वहाँ 2 साल तक छुपने के बाद उनके ग्रुप को किसी ने धोखा दे दिया और वहाँ भी वो पकड़े गए। फिर उनको ट्रांसपोर्ट कर दिया गया, भेज दिया गया कॉन्सेंट्रेशन कैंप यानी बंदी शिविर होता है, वहाँ भेज दिया। वहाँ एनी की मृत्यु हो जाती है, डेथ हो गई टाइफस से, एक बीमारी से, हाई फीवर, इन बर्जन बेल्जन विद इन डेज ऑफ आवर सिस्टर। बर्जन बेल्जन के अंदर विद इन डेज ऑफ आवर सिस्टर मार्गरेट फ्रैंक, अपनी बहन मार्गरेट फ्रैंक के साथ। और फादर ओटो द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप, केवल उसका पिता ही बचा। मार्गरेट फ्रैंक की भी मृत्यु हो जाती है वहाँ, उसकी सिस्टर की भी। रिटर्न टू एम्स्टर्डम आफ्टर द वॉर एंडेड, उसके पिता एम्स्टर्डम वापस आए जब युद्ध खत्म हो गया। टू फाइंड दैट हर डायरी हैड बीन सेव्ड, और देखने के लिए कि उसकी जो डायरी है वो बची है या नहीं। कन्विंस दैट इट वॉज ए यूनिक रिकॉर्ड, और उनको ये विश्वास हो गया कि वो जो डायरी है वो एक यूनिक रिकॉर्ड, एक मतलब बहुत ही अलग तरीके की जो राइटिंग थी उसकी, बड़ा अच्छे तरीके से लिखा हुआ था उसने। ही टुक एक्शन टू हैव इट पब्लिश्ड इन इंग्लिश अंडर द नेम द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल। तो उन्होंने क्या किया उन्होंने उसको पब्लिश करवाने के लिए जो है एक एक्शन लिया, यानी कि उन्होंने सोचा कि इसको पब्लिश करवा देंगे, प्रकाशित करवा देंगे इंग्लिश में, अंडर द नेम द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल। उसको टाइटल क्या देना था, द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल। द डायरी वॉज गिवन टू एनी फ्रैंक फॉर हर 13th birthday and chronicles the events of her life from 12th June 1942 until its final entry of
1 अगस्त 1944। डायरी उसको उसके 13वें जन्मदिन पर गिफ्ट के रूप में मिली थी और उसके अंदर जो इवेंट्स थे उसके जीवन के थे, सारी घटनाएं थी, क्रॉनिकल्स मतलब वृत्तांत था उन घटनाओं का, 12 जून 1942 से लेकर के 1 अगस्त 1944 तक। इट वॉज इवेंचुअली ट्रांसलेटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डच इंटू मैनी लैंग्वेजेस एंड बिकेम वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली रीड बुक्स। तो अंत में इसको ट्रांसलेट कर दिया गया, उसकी ओरिजिनल यानी डच भाषा में वो लिखी गई थी, उससे ट्रांसलेट करके और भाषाओं में बदल करके उसको पब्लिश करवाया गया और बहुत ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब थी संसार में, ये उनमें से एक थी। देयर हैव ऑल्सो बीन सेवरल फिल्म्स, बहुत सारी फिल्में भी बनी इसके ऊपर, टेलीविज़न एंड थिएट्रिकल प्रोडक्शंस एंड इवन एन ओपेरा बेस्ड ऑन द डायरी। ये थिएट्रिकल थिएटर से संबंधित टेलीविज़न सीरियल भी है, सारी चीज़ें उसके ऊपर बेस्ड थी। मतलब एनी फ्रैंक की डायरी के अंदर जो भी डिस्क्रिप्शन थी उसके ऊपर फिल्में भी बनी और सीरियल भी बने, थिएटर में भी इसको प्ले किया गया। डिस्क्राइब्ड एज द वर्क ऑफ ए मैच्योर एंड इंसाइटफुल माइंड। तो डायरी क्या डिस्क्राइब करती थी, उसके परिपक्व दिमाग और इंसाइटफुल माइंड यानी बहुत ज़्यादा सोचने वाली जो थी, ऐसा दिमाग था उसका और गहरी सोच वाली। द डायरी प्रोवाइड्स एन इंटीमेट एग्जामिनेशन ऑफ डेली लाइफ अंडर नाजी ऑक्यूपेशन। तो डायरी क्या हमें उपलब्ध करवाती है, इंटीमेट एग्जामिनेशन यानी कि उसका एक विश्लेषण कह सकते हैं हम, एनालाइज कह सकते हैं, बड़ा ही क्लोज नज़दीक से, इंटीमेट मीन नज़दीक से, उसके बारे में बताते हैं कि डेली लाइफ जो थी नाजी ऑक्यूपेशन, नाजियों के आधिपत्य में या उनके अंडर रह करके, सुपरविजन में रह करके जीवन कैसा था, डेली लाइफ कैसी थी। एनी फ्रैंक हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट रेनोड एंड डिस्कस्ड ऑफ द होलोकास्ट विक्टिम्स। एनी फ्रैंक जो थी वन ऑफ दी मतलब एक ऐसी विशिष्ट डिस्कस की जाने वाली, सबसे ज़्यादा डिस्कस की जाने वाली और होलोकास्ट विक्टिम्स यानी पीड़ित बन गई थी वो। पीड़ित, होलोकास्ट मतलब यहूदियों का बिल्कुल सर्वनाश कर देना जैसे। तो एनी फ्रैंक जो यहूदी थी तो उसने सेक्रीफाइस कर दिया अपने जीवन का और वो 1929 से 45 तक यानी कि 15 साल केवल वो जीवित रही। Writing in a diary is a really strange experience for someone like me. Not only because I have never written anything before, but also because it seems to me that later on, neither I nor anyone else will be interested in the musings of a 13-year-old schoolgirl. Oh well, it does not matter. I feel like writing, and I have an even greater need to get all kinds of things off my chest. तो इस पैसेज के अंदर एनी फ्रैंक कहती है कि डायरी में कुछ लिखना, वो कहती है सचमुच ही एक बड़ा स्ट्रेंज, एक अजीब सा अनुभव है मेरे जैसे के लिए। नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, वो इसलिए नहीं है केवल कि मैंने पहले कुछ लिखा नहीं, बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी दैट लेटर ऑन neither I nor anyone else will be interested in the musings of a 13-year-old schoolgirl. वो कहती है लेकिन इसलिए भी है क्योंकि मुझे लगता है बाद में neither I, ना तो मैं और ना कोई और, anyone else will be interested मतलब रुचि लेगा एक ऐसी स्कूल गर्ल यानी 13 साल की एक लड़की के विचारों में, मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा। ओ वेल इट डज नॉट मैटर, वो कहती है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो कहती है तो भी कहती है इससे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं महसूस करती हूँ लिखना, आई फील लाइक राइटिंग एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड, और मेरे को बहुत ज़रूरत है लिखने की भी, वो कहती है टू गेट ऑल काइंड्स, लिखने की और
चीज़ें कहती है कि मेरे चेस्ट से यानी कि कुछ बोझ हल्का करने की, दैट ऑल काइंड ऑफ थिंग्स, हर चीज़ को मतलब मैं अपनी मतलब छाती पर जो बोझ है उसको हल्का करने के लिए ज़रूरत है मुझे लिखने की। Paper has more patience than people. I thought of this saying on one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands, bored and listless, wondering whether to stay in or go out. वो कहते हैं कि कागज़ जो होता है उसके अंदर धैर्य ज़्यादा होता है, सहनशीलता ज़्यादा होती है बजाय लोगों की। और वो कहते हैं कि मैं सोचती हूँ कि उस बात के बारे में, उन दिनों के बारे में सोचती हूँ। थॉट ऑफ दिस सेइंग ऑन वन ऑफ दोज डेज, आई थॉट ऑफ दिस सेइंग, यानी ये विचार मेरे मन में उन दिनों आया जब मैं बहुत ही ज़्यादा निराश महसूस कर रही थी और अकेली बैठी हुई थी घर पर, अपनी चिन यानी ठुड्डी को पकड़े हुए अपने हाथ में, बोर हो रही थी बहुत ज़्यादा और लिस्टलेस, मतलब कोई एनर्जी नहीं थी, कोई इंटरेस्ट नहीं था। वॉन्डरिंग वेदर, चिंता व्यक्त कर रही थी, कह रही है कि मैं घर में रहूँ या बाहर जाऊँ। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज ब्रॉट इन। और वो कहते हैं कि अंत में मैंने सोचा कि मैं घर पे रहूँ। ब्रॉट इन, यस, पेपर डज हैव मोर पेशेंस। हाँ, कागज़ के अंदर ज़्यादा धैर्य होता है, सहनशीलता होती है। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड दिस स्टिफ बैक्ड notebook grandly referred to as a diary, unless I should ever find a real friend, it probably would not make a bit of difference. तो कहती है कि कागज़ में ज़्यादा सहनशीलता होती है। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग, और कहती क्योंकि मैं कोई योजना नहीं बना रही हूँ, टू लेट एनीवन, किसी को भी ये पढ़ने के लिए, एज रीड दिस स्टिफ बैक नोटबुक, मतलब ये सच्ची जो पूरी तरह से जो सच्ची किताब है, ये नोटबुक है, उसको पढ़ने के लिए, जिसको शान से, ग्रांडली मीन शान से क्या कहते हैं, डायरी कहते हैं। तब तक वो कहती है जब तक कि मैं कोई अच्छा दोस्त, अपना एक रियल फ्रेंड, जो ट्रू फ्रेंड है, उसको नहीं ढूंढ लेती। इट प्रोबेबली वुड नॉट मेक ए बिट ऑफ डिफरेंस। वो कहती है कि डायरी लिखूं या ना लिखूं, इससे कोई फ़र्क पड़ता तो है नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो कहती Now I am back to the point that promoted me to keep a diary in the first place. I don't have a friend. तो एनी फ्रैंक यहाँ कहती है कि मैं अब अपनी बात पे वापस आती हूँ जिसने कि मुझे प्रमोट किया, यानी प्रेरित किया डायरी लिखने के लिए। I don't have a friend. वो कहती है मेरा कोई भी दोस्त नहीं है, एक भी। Let me put it more clearly, since no one will believe that a 13-year-old girl is completely alone in the world. और कहती है कि और ज़्यादा स्पष्ट कर देती हूँ मैं बात को, क्योंकि कोई भी विश्वास नहीं करेगा कि एक 13 साल की लड़की जो है पूरी तरह से संसार में अकेली है। एंड आई एम नॉट, वो कहती है कि मैं अकेली हूँ भी नहीं। आई हैव लविंग पेरेंट्स एंड ए 13-year-old सिस्टर। मेरे बहुत ही प्यार करने वाले माता पिता और एक 16 साल की बहन। एंड देर आर अबाउट 30 people I can call friends. और 30 लोग, लगभग 30 लोग जिनको कि मैं दोस्त कह सकती हूँ। आई हैव ए फैमिली, एक परिवार है, लविंग आंट्स एंड ए गुड होम। कहती है कि एक बहुत ही अच्छी प्यार करने वाली आंटी और एक अच्छा घर। नो ऑन द सरफेस, वो कहती है कि ऊपर से देखने से तो ऐसा ही लगता है, आई सीम टू हैव एवरीथिंग, कि सब कुछ है मेरे पास, एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड। कहती है कि केवल एक सच्चे दोस्त को छोड़ करके। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विद फ्रेंड्स इज हैविंग ए गुड टाइम। कहती है कि बात जो मैं सोचती हूँ जब मैं अपने दोस्तों के साथ होती हूँ तो बहुत ही मौज मस्ती करती हूँ। आई कैन नॉट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग बट ऑर्डनरी एवरीडे थिंग्स। वो कहती है कि मेरा मन नहीं मानता उनके साथ बात करने का सिवाय साधारण बातों के, यानी कि और कोई बात करने का मन नहीं करता। साधारण प्रतिदिन की बातें करती है वो उनके साथ। We don't seem to be able to get any closer, और हम एक दूसरे के नज़दीक भी नहीं आ सकते। ऐसा लगता है कि हम नज़दीक नहीं आते।
एंड दैट्स द प्रॉब्लम, वो कहती है यही समस्या है। मे बी इट्स माई फॉल्ट, हो सकता है ये मेरा दोष है, दैट वी डोंट कॉन्फाइड इन ईच अदर, कि हम एक दूसरे के क्लोज नहीं आते या हम एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते। इन एनी केस, कहते हर स्थिति में वो कहती है दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर, यही बात है, बहुत ही वो कहती है कि यही स्थिति है, यही बात है। एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लाइबल टू चेंज, और वो कहती है कि दुर्भाग्यवश इसके बदलने की संभावना भी नहीं है। दिस इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी, यही कारण है कि वो कहती मैंने एक डायरी लिखनी शुरू की। ओके स्टूडेंट्स, द रेस्ट वी विल रीड टुमारो। थैंक्स एंड हैव ए लवली डे।